हेलो एंड वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अ चैप्टर फ्रॉम क्लास 7। न्यूट्रिशन इन एनिमल से पहले एक चैप्टर रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें कि हमने प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, किस तरीके से फूड इनटेक होता है, किस तरीके से फूड प्रिपेयर होता है, कैसे एनर्जी बनती है। ऑल ऑफ दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने वहाँ पे पढ़ लिया था। अब ये जो सेकेंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसमें हम लोग एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, किस तरीके से फूड ऑब्टेन किया जाता है, कैसे फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, कैसे उस फूड से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स को पा सकते हैं। ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस विल बी डिस्कस्ड हियर इन चैप्टर नंबर 2। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी that I have taken different pictures of different kinds of organisms. सबसे फर्स्ट है ट्री, एक ट्री, a kind of green tree or a plant, whatever you consider. इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इसका जो लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है. इट कैन प्रोड्यूस इट्स फूड बाय अ प्रोसेस नेम्ड एज फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में आप जानते हैं. सो दैट मीन्स ये सब अपने फूड को खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं. इसका मतलब ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. और ऑटोट्रॉफ्स को हम लोग प्रोड्यूसर भी कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आपको एक पिक्चर दिख रही है, काउ, एक गाय की पिक्चर आपको दिख रही है. So cow normally eats grass. हमेशा plant parts and plant के stems या उसके leaves या grasses consume करता है cow. So ये कभी भी flesh consume नहीं करता है, हमेशा plant के parts को ही consume करता है. So it is dependent on a green plant for its survival, but it is not taking in any sort of flesh. किसी भी तरीके का मांस और ये सब ये कंज्यूम नहीं करता है, लेकिन ग्रीन प्लांट पार्ट्स कंज्यूम करता है. सो दैट मीन्स ये एक हर्बीवोर है. सिमिलरली नेक्स्ट आपको दिख रहा है टाइगर, जो कि आप अच्छे से बता सकते हैं दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ कार्निवोर. एंड फाइनली यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ ह्यूमन दैट इज able to eat all sorts of foods, जो हर तरीके का खाना कंज्यूम कर पाएगा. प्लांट पार्ट्स भी कंज्यूम कर सकता है और एनिमल का मीट भी कंज्यूम कर सकता है. सो वेराइटी ऑफ फूड कंज्यूम करने का काबिलियत होता है ह्यूमन बींग्स में. सो ह्यूमन कैन बी कंसिडर्ड एज अ ओमनीवोर. सो ह्यूमन एक ओमनीवोर है, टाइगर कार्निवोर है, काउ हर्बीवोर है, और ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन ट्रीज, ये सब प्रोड्यूसर्स हैं या ऑटोट्रॉफ्स हैं. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, स्कैवेंजर्स, सैप्रोफाइट्स, ये सब एक तरीके के क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं. और कंज्यूमर्स को हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं. सो इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिजम्स को जितने पोर्शन में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है, दैट ऑर्गेनिजम्स आर आइदर प्रोड्यूसर्स और दे आर आइदर कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, कंज्यूमर्स को हम हेट्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं. हेट्रोट्रॉफ्स को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स. कौन क्या तरीके का फूड खाता है, कौन किस तरीके का खाना कंज्यूम करता है, उसके बेसिस पर कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉफ्स को हमने या तो हर्बीवोर बोला, कार्निवोर बोला, ओमनीवोर बोला, स्कैवेंजर बोला. तो ये सब के बारे में आपने 6 में भी एक बार पढ़ा हुआ है. सो जस्ट अ रिपीटिशन ऑफ दैट. तो जो जैसा ऑर्गेनिज्म होता है वो उस हिसाब से खाना कंज्यूम करता है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है. सो इसलिए न्यूट्रिशन को भी हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करे बिना किसी से मदद लिए.
सिर्फ अपने नेचुरल चीज़ें जो उसके आसपास प्रेजेंट हो उसके मदद से अगर वो अपने खाने को प्रिपेयर कर पाता है तो वैसे ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स में देखा जाता है, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इसीलिए वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑन द अदर हैंड वैसा न्यूट्रिशन है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर करता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो उसको अपने खाने को ऑब्टेन करने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होना पड़ता है, वो अपने खाने को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। सो ऐसा जो भी न्यूट्रिशन होता है नॉर्मली, जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं या कार्निवोर्स होते हैं या ओमनीवोर्स होते हैं, ये सब इस तरीके का ही न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, सो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, all these organisms are capable of showing heterotrophic nutrition। और जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाला ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम हेट्रोट्रॉफ बोलेंगे, और जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाला ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है। सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन में यही है कि न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, एंड उसके बेसिस पर कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, ये सब शुरुआत में आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स फर्दर कितने हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हम पहले आपको एक समरी बता देते हैं कि इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो में जितना टॉपिक्स उसमें कवर अप करना होगा वो हम लोग करते हैं। सब इसके बाद का जो मेन टॉपिक जो आप नया पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है वो आप पढ़ेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कितने स्टेप्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है डिफरेंट मोड्स ऑफ इंजेशन। इंजेशन क्या है हम लोग सीखेंगे, स्टेप्स जो सेकेंड टॉपिक होगा वहां पर हम लोग इंजेशन का मतलब सीखेंगे। आफ्टर दिस हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस आता है तो इस टॉपिक से सबसे ज्यादा आता है। ये पूरा चैप्टर बेसिकली इसी टॉपिक पर रिवॉल्व करता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। इसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स के एलिमेंट्री कैनाल को बहुत डीपली स्टडी करते हैं। ओके, एलिमेंट्री कैनाल का आपको डायग्राम दिया हुआ होगा आपके बुक्स में, एंड उस डायग्राम को आपको समझना है, हर एक ऑर्गन का क्या यूज है, क्या काम है। एलिमेंट्री कैनाल को आप शॉर्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपने बचपन में पढ़ रखा होगा। हम यहाँ पर उसी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसको और साइंटिफिकली बोला जाए तो एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स, और हर एक पार्ट और हर एक ऑर्गन का क्या रोल होता है डाइजेशन में, क्या रोल होता है ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन में, इसी के बारे में होगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये टॉपिक ही सबसे लेंदी है इस चैप्टर का, तो इस पर हम लोग अलग से एक वीडियो में अच्छे से बात करेंगे जिसमें हम हर एक पार्ट के बारे में अच्छे से
डिस्कस करेंगे. सो आफ्टर दिस न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स. ओके, तो सम डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होता है, जो डिसऑर्डर्स होता है, जो बीमारी होती है, उसके बारे में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक दिया है, वो हम लोग को डिस्कस करना है. नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स क्या होता है? अगर सिंपल में बताया जाए तो इसका मतलब होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब हर्बीवोर्स जो कि ग्रासेस कंज्यूम कर सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को रूमिनेंट्स कहा जाता है. और रूमिनेंट्स का न्यूट्रिशन आपको डिटेल में पढ़ना है. उसका एक अच्छा खासा डायग्राम है, डायग्राम के पार्ट्स को आपको समझना है और हर एक पार्ट का क्या काम है न्यूट्रिशन में वो आपको समझना है. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन अमीबा. आपने बचपन में पढ़ा होगा दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. उसी अमीबा के बारे में हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे. अमीबा कैसा होता है? यूनिसेल्यूलर होता है. यूनिसेल्यूलर का मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना हुआ हो, जिसके सारे लाइफ प्रोसेसेस, सारे फंक्शंस एक ही सेल को करना पड़े, वैसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्यूलर कहते हैं. और उसका एक एग्जाम्पल अमीबा है. तो अमीबा कैसे अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, कैसे खाना कंज्यूम करता है, कैसे खाना डाइजेस्ट करता है, कैसे अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट करता है, ऑल ऑफ दैट प्रोसेस विल बी डेल्ट इन द लास्ट टॉपिक. हम लोग इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ इंजेशन. बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो सब्सिक्वेंट जो भी इसके बाद के वीडियोस होंगे उसमें आपको मिलेगा. सो फर्स्ट 3 टॉपिक्स जो इस चैप्टर का है वो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. दैट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. सो लेट अस राइट अबाउट दैट. First type in this is holozoic nutrition. Second type इसमें होता है parasitic nutrition. और third and the last type here it is saprophytic nutrition. होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब क्या? होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम करते हैं और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, और उस पार्टिकल्स में ब्रेक करने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें से बाहर आएगा उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं. ज़्यादातर जो भी ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास देखते हैं आप, वो सब होलोजोइक न्यूट्रिशन ही करता है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम करते हैं, उसको डाइजेस्ट करके छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, और उन्हीं पार्टिकल्स के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी बाहर निकलता है, उसी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके
एनर्जी एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो यही नॉर्मल हर ऑर्गेनिज्म आपके आसपास कर रहा होता है। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन दैट वी आर फॉलोइंग। ह्यूमन बींग्स जो फॉलो करते हैं, हमारे आसपास एनिमल्स जो फॉलो करते हैं, ये सब होलोजोइक न्यूट्रिशन का ही एक एग्जाम्पल है। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स खाना कंज्यूम करते हैं, ओके, और कैसा खाना? कॉम्प्लेक्स खाना, मतलब जिसको डाइजेस्ट करना पड़े। ऐसा ना हो कि आपने बस खाया और तुरंत ही उसमें से एनर्जी आ गई बाहर, वैसा खाना नहीं, सिंपल खाना नहीं, कॉम्प्लेक्स फूड जिसको खाकर आपको डाइजेस्ट करना पड़ता है और तब जाकर के उसमें से एनर्जी रिलीज हो पाती है। सो वैसा कॉम्प्लेक्स फूड। सो ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू टेक इन कॉम्प्लेक्स फूड, और इसी कॉम्प्लेक्स फूड को वो लोग ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ताकि उनमें से न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल सके और वो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, और इसी पूरे प्रोसेस को, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करना, उसको डाइजेस्ट करके ब्रेक डाउन करना, और फिर उसमें से निकलने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, इस पूरे प्रोसेस को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसको करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक वर्ड आता है पैरासाइट वर्ड से। पैरासाइट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर कंप्लीटली डिपेंड हो जाए, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट बोलते हैं। और पैरासाइट को जिंदा रहने के लिए हमेशा एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। और पैरासाइट जब भी न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है तो उसका न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का तरीका कैसा होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। अब इसी पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर हो जाए अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे कि वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है। सो ऑर्गेनिज्म that organisms obtaining food from other living organism जिसको कि हम होस्ट कहते हैं उस पैरासाइट का। सो तब उस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मस्कीटो, टेपवर्म, ओके, हुकवर्म, हेडलाइस। हेडलाइस मतलब जो हमारे बालों में जो जूं हो जाता है, वो भी एक तरीके से हमारे स्कैल्प में प्रेजेंट जो ब्लड है उसको सक करके जिंदा रहता है। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसके बाद लास्ट टाइप है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या रिमेन्स को कंज्यूम करके जिंदा रहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है फंगी, जिसको सिंगुलर वर्ड में आप बोलेंगे तो आप फंगस बोल सकते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल हो गया मशरूम। सो मशरूम एक तरीके का ऐसा प्लांट है, सैप्रोफिटिक प्लांट है, जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर जिंदा रहता है। और ऐसा न्यूट्रिशन करने के लिए ही हम उसको क्या बोलेंगे कि किस तरीके का न्यूट्रिशन करता है मशरूम या कोई भी फंगी? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है।
सो यहाँ पर हमें लिखना है कि ऑर्गेनिजम्स सर्वाइविंग on dead decaying organic matter, for example fungi. fungi is plural, ठीक है, fungi आप यहाँ पे समझ लीजिए अगर आपको confusion होता है, fungi is plural, whereas अगर कहीं पर आपको fungus लिखा दिखता है तो that is also same as fungi only, लेकिन grammatically that is singular form. ओके जैसे कि आप इंग्लिश में लिखते हैं बॉय एंड बॉयज, एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे फंगी में एस नहीं लगता है. फंगस इज द सिंगुलर फॉर्म, फंगी इज द प्लूरल फॉर्म. ओके दैट इज ओनली द डिफरेंस. सो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो हमने कवर अप कर लिया. दैट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स हो गए, होलोजोइक, पैराजिटिक और सैप्रोफिटिक. इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक आपको बताया कि इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, विच इज स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो हम सबसे ज़्यादा कॉमन देखते हैं टाइप, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, सबसे कॉमन जो अपने आसपास हम देखते हैं वो क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है. पैराजिटिक और सैप्रोफिटिक तो खैर बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे आसपास होलोजोइक न्यूट्रिशन ही हम देखते हैं. इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स खुद होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं. तो इसी होलोजोइक न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स हैं वो हम लोग स्टेप वाइज समझ लेते हैं. ठीक है, स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. इसमें सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1, इंजेशन. इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग इन फूड. सिंपल में मतलब क्या है, खाना बॉडी के अंदर एंटर करवाना. ठीक है, खाना कंज्यूम करना, दैट इज इंजेशन. अब खाना खाने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मोड्स होता है इंजेशन का, जो हम इसके स्टेप्स वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम बताएंगे. जैसे कि ह्यूमन बींग्स, अगर हम शॉर्ट में बताएं यहाँ, तो जैसे ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं तो हम खाने को चबाते हैं, वी स्वॉलो दैट एंड देन द फूड गोज इनसाइड द बॉडी. लेकिन वही अगर हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का बात करें, जैसे एक फ्रॉग का बात करें, तो फ्रॉग खाना कंज्यूम करने के लिए, इंसेक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए अपने स्टिकी टंग का इस्तेमाल करता है. उसका जो जीभ होता है फ्रॉग का वो बहुत चिपचिपा होता है, और उसी की मदद से वो किसी भी प्रे को, किसी भी इंसेक्ट को पकड़ पाता है. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीका हो सकता है फूड को बॉडी में एंटर करवाने का. सो इंजेशन मोड्स कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. इसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है डाइजेशन का स्टेप. डाइजेशन तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, यू नो दैट. और डाइजेशन का मीनिंग क्या होगा, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म. सिंपल में मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड. जो आपने कॉम्प्लेक्स खाना खाया उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना. ठीक है, सो बड़े साइज का फूड पार्टिकल आपने कंज्यूम किया, आपने चबाया और उसको आप स्वॉलो कर रहे हैं, फिर वो आपके स्टमक में जाएगा, आपके इंटेस्टाइन्स में जाएगा, वहाँ पे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करेगा. तो जब वो छोटे सॉल्यूबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है और एक बड़े साइज्ड फूड पार्टिकल से छोटे सॉल्यूबल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है, तो इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है. डाइजेशन के बाद जो स्टेप नंबर 3 होता है, स्टेप नंबर 3 इज एब्जॉर्प्शन स्टेप.
एब्जॉर्प्शन जैसा वर्ड है, एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना। एब्जॉर्ब क्या किया जा रहा है? एब्जॉर्ब हम जो भी डाइजेस्ट करेंगे स्टेप नंबर 2 में, जो भी डाइजेस्ट करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स जो भी हमको मिलेगा डाइजेशन स्टेप में, उसको बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसी एब्जॉर्प्शन को हम स्टेप नंबर 3 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो स्टेप नंबर 2 होगा, कॉम्प्लेक्स फूड जो ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद क्या बनाएगा? इनटू सॉल्यूबल फॉर्म या इनटू सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स। अब ये जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स मिलता है डाइजेशन करने के बाद, जो भी फूड को हमने ब्रेक डाउन किया, जो भी सिंपल प्रोडक्ट आपको मिला, उसी सिंपल प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट बॉडी के सेल्स। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल soluble products by the body, that happens in step number 3. So यहाँ पर क्या होता है? soluble products are absorbed by the cells of the body. ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में हमने जो भी एब्जॉर्ब किया स्टेप नंबर 3 में, उन एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स से हमें ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, एनर्जी मिलेगी, मतलब उसको हम इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमने स्टेप नंबर 3 में सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब किया है, अब उसको इस्तेमाल करने का टाइम आ गया स्टेप नंबर 4 में। तो स्टेप नंबर 4 में जो एसिमिलेशन स्टेप होता है, उस स्टेप में हम एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। यूटिलाइजेशन हम कहाँ कहाँ पर करेंगे? ग्रो करने के लिए, बॉडी को डेवलप करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, अपने बॉडी को ग्रो करना, डेवलप करना, डैमेज्ड टिश्यूज़ को ठीक करना, अगर कहीं चोट लग गया है तो उस एरिया को रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें, एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये सारा जो भी हम काम कर रहे हैं, वो हम खाना खाते हैं, उससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स हमको डाइजेस्ट करने के बाद मिलता है, जो सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं, उसी का इस्तेमाल है। ये एनर्जी उसी खाने से आपको मिल रहा है, आपका बॉडी ग्रो उसी खाने के वजह से कर रहा है। तो जब आप उस खाने का इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी के अंदर, तब उस स्टेप को हम कहेंगे एसिमिलेशन स्टेप। सो एसिमिलेशन स्टेप में जो भी खाना आपने खाया, जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ और उसके बाद जो भी खाना एब्जॉर्ब हुआ, उस एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है स्टेप नंबर 4 में। सो फूड न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ, development and to provide energy। ठीक है, और लास्टली स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है इजेशन स्टेप। इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अब हमने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट भी हो गया, उससे हमने न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर लिए, न्यूट्रिएंट्स का हमने इस्तेमाल भी कर लिया। लेकिन जो हमने खाना शुरू में खाया था, हो सकता है कि उसके कुछ पोर्शन हम डाइजेस्ट ना कर पाए हों, कुछ पोर्शन अभी भी हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड रह गया हो, और वैसे अनडाइजेस्टेड, वैसे वेस्ट पार्टिकल को अपने बॉडी में हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी में टॉक्सिक हो जाएगा।
तो इसलिए उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो जिस प्रोसेस के मदद से हम अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल हटाते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं इजेशन, और ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का लास्ट स्टेप। सो इजेशन स्टेप में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को हटाया जाता है। सो दिस स्टेप इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को जब हम हटाएंगे, वेस्ट मटेरियल को जब हम निकाल देंगे बॉडी से, तो उस स्टेप को हम इजेशन स्टेप बोलेंगे। सो हमने क्या सीखा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, दैट होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हमारे आसपास मोस्टली सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, इंक्लूडिंग अस, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन का 5 कॉमन स्टेप्स होता है जो सारे ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन स्टेप में हम लोग खाना कंज्यूम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं। स्टेप 2 में उसी खाने को हम डाइजेस्ट करते हैं ताकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। स्टेप 3 में हम उसी सॉल्यूबल प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन शुरू करते हैं, मतलब उससे निकलने वाले न्यूट्रिएंट्स को सेल एब्जॉर्ब करते हैं, सोखना शुरू करते हैं। और स्टेप नंबर 4 में उसी न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल किया जाता है फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड एनर्जी, टू रिपेयर वॉर्न आउट टिश्यूज। इन सारे चीजों के लिए स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 क्या है? एसिमिलेशन। और स्टेप नंबर 5 में जो भी खाना हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं, उस खाने को हम रिमूव कर देते हैं। और स्टेप नंबर 5 क्या होता है? इजेशन स्टेप होता है। ठीक है, अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे। इस लास्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि इंजेशन के कितने डिफरेंट मोड्स होते हैं, इंजेशन को कितने डिफरेंट तरीकों से अलग अलग ऑर्गेनिज्म करते हैं। मतलब खाना कंज्यूम करने का हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट तरीका होता है। डिफरेंट मोड्स ऑफ इंजेशन। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है पैरामीशियम, और पैरामीशियम के बॉडी पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके पूरे बॉडी सरफेस के ऊपर थ्रेड लाइक छोटे छोटे सरफेस पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये पैरामीशियम की बॉडी है, इसके बॉडी में इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे थ्रेड लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एंड ऑल ऑफ दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नेम्ड एज सीलिया। सीलिया क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो किसके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है? पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसी सीलिया के मदद से पैरामीशियम फूड पार्टिकल्स को अपने तरफ खींचता है, अपने तरफ स्वीप करता है। ठीक है, तो सीलिया का काम क्या है? इसके मदद से पैरामीशियम फूड पार्टिकल्स को स्वीप करता है, अपने तरफ पुल करता है फूड पार्टिकल्स को। स्वीप्स फूड पार्टिकल्स यूजिंग दिस सीलिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा नेम द मोड ऑफ इंजेशन प्रेजेंट इन पैरामीशियम, तो आपको बोलना है सीलिया हेल्प्स इन इंजेशन। सीलिया इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन पैरामीशियम जो कि इंजेशन करने में मदद करता है, फूड पार्टिकल्स को स्वीप करने में मदद करता है। इसमें नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी इंसेक्ट्स, जैसे बटरफ्लाइज, बीज
एटसेट्रा। सो बटरफ्लाइज एंड बीज ज़्यादातर फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं क्योंकि उनको फ्लावर्स में से नेक्टर कंज्यूम करना होता है ना। तो ये फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं ताकि उन फ्लावर्स में से वो नेक्टर सक कर सके। व्हाट इज अ नेक्टर? नेक्टर एक स्वीट स्मेलिंग फ्लूइड होता है जो कि फूल के अंदर प्रेजेंट होता है। फूल का जो रस होता है, नेक्टर होता है, उसी को हम स्वीट स्मेलिंग कहते हैं क्योंकि उसका स्मेल काफ़ी मीठा स्मेल होता है और इसी के मदद से बीज हनी बना सकते हैं। इसके बारे में आपने 6 में पढ़ा हुआ होगा। इसी नेक्टर को कंज्यूम करने के लिए जब इंसेक्ट फ्लावर में बैठते हैं तो वो एक टिब्यूलर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो फ्लावर्स को पेनिट्रेट करते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है इंसेक्ट्स के बॉडी में, और इसी टिब्यूलर स्ट्रक्चर को वो फ्लावर के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और इसी से वो नेक्टर को बाहर निकालते हैं। और इस टिब्यूलर स्ट्रक्चर का नाम है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज प्रोबोसिस, तो प्रोबोसिस इज अ टिब्यूलर स्ट्रक्चर present in insects such as butterfly and bees which helps in sucking nectar। नेक्टर बाहर निकालने के लिए फ्लावर्स के अंदर जो नेक्टर प्रेजेंट होता है, जो इंसेक्ट्स का खाना है, जो इन बटरफ्लाइज और बीज का खाना होता है, उसी नेक्टर को बाहर निकालने के लिए इंसेक्ट्स अपने बॉडी से टिब्यूलर स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं ताकि उससे नेक्टर को बाहर निकाला जा सके, और इसी टिब्यूलर स्ट्रक्चर को हम प्रोबोसिस कहते हैं। इसके बाद इंसेक्ट्स के बाद हम लोग बात करेंगे हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा के पास ऑब्वियसली उसको भी फूड कंज्यूम करना है, तो हाइड्रा के पास प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स। हाइड्रा कंटेन्स टेंटिकल्स और इन्हीं टेंटिकल्स के मदद से वो अपने शिकार को पकड़ता है। हाइड्रा का एक छोटा सा हम आपको पिक्चर बनाकर दिखाते हैं कैसा दिखता है हाइड्रा। इस तरीके की हाइड्रा की बॉडी होती है, बट उस बॉडी के साथ ऐसे टेंटिकल्स अटैच्ड होते हैं, ऐसे एंटीना जैसा अटैच्ड होता है, और इसको कहा जाता है टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के मदद से, और इस पर्टिकुलर एरिया में हाइड्रा का माउथ प्रेजेंट होता है। ये है हाइड्रा की बॉडी और हाइड्रा का माउथ उस एरिया में प्रेजेंट होता है। कोई भी प्रे या कोई भी शिकार जो उसके आसपास घूम रहा होता है, वो इसी टेंटिकल्स के मदद से अपने शिकार को पकड़ता है, ट्रैप करता है और अपने माउथ के अंदर भर लेता है। हाइड्रा इसी तरीके से अपने इंजेशन को कंप्लीट करता है। तो अगर हाइड्रा का इंजेशन का पूछा जाए कि हाइड्रा कौन से बॉडी पार्ट के मदद से इंजेशन कंप्लीट करता है, तो आपको वहां पर आंसर लिखना है टेंटिकल्स। हाइड्रा टेंटिकल्स के मदद से अपने शिकार को पकड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आफ्टर हाइड्रा जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्पाइडर के बारे में। स्पाइडर, तो इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट स्पाइडर इज, तो स्पाइडर हमेशा एक फ्लूइड उससे बाहर निकलती रहती है स्पाइडर के बॉडी से, जिससे कि वो वेब बनाता है, स्पाइडर का एक जाल बनाता है, और उसी स्पाइडर वेब के वजह से, स्पाइडर वेब्स जैसे बनता है, उसी स्पाइडर वेब के वजह से कोई भी इंसेक्ट जो उसके आसपास घूम रहा होता है, उसका कोई भी शिकार जो उसके आसपास रहता है, वो उसी वेब में जाकर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, क्योंकि ये वेब थोड़ा चिपचिपा मटेरियल से बना हुआ होता है और कोई भी इंसेक्ट जो इसमें ट्रैप होता है वो इस वेब से छूटकर बाहर निकल नहीं पाता है। एंड वंस इसका शिकार इसके वेब में आकर फंस जाए, उसके बाद स्पाइडर आकर उस शिकार को कंज्यूम कर लेता है।
सो वो वेब बनाता है ताकि वो अपने शिकार को उसमें ट्रैप कर सके. सो दैट इज द मोड ऑफ इंजेशन दैट स्पाइडर फॉलोज. उसके बाद स्नेक्स, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज स्नेक. स्नेक के केस में आपने देखा होगा दैट स्नेक्स ज़्यादातर अपने प्रे को, अपने शिकार को स्वॉलो कर लेते हैं. दे प्रेफर स्वॉलोइंग देयर प्रे. स्वॉलो करना मतलब निगल जाना, मतलब चबाते नहीं है. दे डोंट च्यू देयर प्रे, इंस्टेड दे प्रेफर स्वॉलोइंग देम. और ऐसा इसीलिए क्योंकि, और वो स्वॉलो बहुत बड़े बड़े साइजेस के ऑर्गेनिज्म को भी वो स्वॉलो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका जो जॉ मसल्स होता है, जो जॉ बोन होता है, वो सब काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है. और इसीलिए बहुत बड़े साइज के ऑर्गेनिजम्स को भी वो अपने बॉडी के अंदर फिट कर पाते हैं, उनको निगल पाते हैं इजीली. ह्यूमन बींग्स में ये कैपेबिलिटी नहीं है. हमारे जॉज, हमारे जॉ मसल्स, हमारे जॉ बोन उतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है कि हम अपने माउथ के साइज से बड़ा कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर एडजस्ट कर पाए. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्नेक्स में हम देखते हैं कि फ्लेक्सिबल जॉ मसल्स के वजह से. एंड व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल जॉ मसल्स. इसके वजह से ही स्नेक्स अपने प्रे को बिना चबाए, बिना च्यू किए स्वॉलो कर सकता है. नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे फ्रॉग के बारे में. जैसे मैंने शुरू में ही अभी डिस्कस किया था दैट फ्रॉग के पास एक लॉन्ग स्टिकी टंग प्रेजेंट होता है और इसी स्टिकी टंग के मदद से वो किसी भी इंसेक्ट को, किसी भी प्रे को पकड़कर कंज्यूम कर सकता है. क्योंकि इस टंग के कांटेक्ट में आते ही वो इंसेक्ट इस टंग के साथ चिपक जाता है और अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है. इसीलिए फ्रॉग उसको इजीली कंज्यूम कर पाता है. और लास्टली हम लोग इसमें बात करेंगे बर्ड के बारे में. तो बर्ड के पास मोस्टली हमारे जैसा कोई बकल कैविटी या माउथ प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट उनका जो माउथ वाला हिस्सा है दैट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म बीक. ठीक है, तो उनके पास चोंच प्रेजेंट होती है, बीक प्रेजेंट होता है. जैसे कोई भी बर्ड है तो उसके पास इस तरीके से आप बीक देखते हैं, चोंच देखते हैं. और इसी बीक के मदद से वो अपने फूड को क्रैक करते हैं, कैच करते हैं, पिक करते हैं. जो भी खाना वगैरह उठाना होता है वो अपने बीक के मदद से ही इस काम को करते हैं. क्योंकि उनके पास हमारे जैसे हैंड्स नहीं है, फिंगर्स नहीं है जिसके मदद से वो खाना खा सके, हमारे जैसा बकल कैविटी नहीं है. दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बॉडी स्ट्रक्चर. तो इसी बीक के मदद से वो अपने इंजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. सो इस वीडियो में हमने इतने दूर तक जो भी पढ़ा है आई होप आपको समझ आया. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में होगा और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो. Keep learning and happy learning.